प्रेडिक्ट किया है कि ट्रंप जो है वो अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मुझे कोई ये देश अगर नहीं मिलेगा, इसके संसाधन नहीं मिलेंगे, मैं इसको बम फेंक दूंगा। क्या अमेरिकी फाइटर जेट F-35C ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। मतलब ये बड़ा अद्भुत एक चीज हुई है। किसी को नहीं पता था कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला भी होता है। So we're going to stay until such time as we're going to run it. चाइना का भी अभी कुछ ना कुछ चल रहा है, वो ताइवान के ऊपर अभी कुछ कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी जगह पर ऐसा चल रहा है। चाइना ताइवान लेना चाहता है। बंगाल का इलेक्शन भी आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है उनका क्या ऐसा ही गोल्डन पीरियड चलता रहेगा आगे और वो बंगाल को भी बीजेपी के भगवे कलर में रंग देंगे? इस बार जो दिख रहा है बंगाल में ये रियल जनतंत्र स्थापित होगा। अभी तक गुंडा तंत्र है बंगाल में। 2026 को आप ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हो? मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है या वार्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं? इट्स ए ईयर ऑफ टर्मोइल, अनसर्टिनिटी एंड ईगो क्लैश लीडिंग टू बिग wars at many places in the world. Maybe it may turn into world. आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि विरल भाई न्यूज चैनल पे सिर्फ शोर दिखता है, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि आने वाला वक्त हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए और हमारे देश के लिए कितना इंपैक्ट करेगा। लोग एक सिस्टमैटिक एनालिसिस चाहते हैं, ना सिर्फ ज्ञान। हमें जानना है कि 2026 हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा या सिर्फ वार्निंग। इसीलिए आज हमने बुलाया है इंडिया के सबसे बेबाक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और प्रेडिक्टर राकेश कतुरिया जी। आज हम उन सवालों को एक्सपोज करेंगे जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी बात ही नहीं करना चाहती। फरवरी 2026 की हिस्टोरिक इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो या वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप की एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन तक, क्या हम सुपर पावर बनने के लायक भी है या हमेशा हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट्स और बंगाल के गुंडा तंत्र से लेकर अरेबियन सी में जो स्टैंड ऑफ है, उसकी वजह से क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? राकेश जी के विजन सुनकर आप हैरान हो जाओगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। हमारे डेटा के हिसाब से 85% से भी ज्यादा लोग वीडियो से वैल्यूज लेते तो हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे गेस्ट को बुलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। और हाँ, ये पॉडकास्ट से जो भी लर्निंग मिलती है नीचे कमेंट में लिखना भूलना मत। तो थैंक यू सो मच राकेश सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। इट इज रियली ग्रेट हैविंग यू हियर। धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी है आपसे मिलके और यहाँ आके। तो सर, आज की तारीख में जो ट्रम्प कर रहे हैं, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें अनफेवरेबल हो रही है। यूएस का पावर और बढ़ते जा रहा है, वॉर और बढ़ती जा रही है, चाइना किसी और तरीके से हमें परेशान कर रहा है। तो ये ग्लोबल चीज़ों को आप कैसे देखते हो और कहाँ पर हमें 2026, 27, 28 लेके जा रहा है? श्योर। अभी जो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं बहुत ही विषम है। जो शनि जी हैं वो मीन राशि में है और मैंने जैसा अभी बताया 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो ये पूरा 2026 में वो मीन में ही रहेंगे। और जो राहु हैं वो कुंभ राशि में है, यानी शनि और राहु एक दूसरे से द्विद्वादश। और केतु सिंह राशि में है जो कि राजा की राशि है, जो सत्ता की राशि है। और इनका आपस में द्विद्वादश और षडाष्टक बन रहा है। और जब मंगल इनका शत्रु है, जब इनसे सामने आता है, इनके ऊपर आता है, इनसे षडाष्टक में आता है तो विस्फोटक योग हो जाता है। सूर्य आता है तो हो जाता है। अभी जो पोजीशन है वो मकर राशि में 5 ग्रह इकट्ठे, और ये बड़ी भयंकर पोजीशन है। मकर शनि की राशि है और शनि मीन में गया हुआ है और गुरु जो है अभी वक्री चल रहे मिथुन में। तो जो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों की वजह से जो संसार में उथल पुथल मच गई है, जो राजाध्यक्ष हैं, देशाध्यक्ष हैं, उनमें आपस में बहुत जबरदस्त ईगो क्लैश है। और जो मैंने कहा ना, ये कलयुग का मैं इतना समा गया है कि ट्रंप साहब ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का किडनैप कर लिया और उनकी पत्नी का आधी रात उठा के अपनी ताकत के बल पे ले गए
क्या ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, मानवता है? यूएनओ कहाँ है? यूएनओ किस लिए है? कोई औकात नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यानी माइट इज राइट, ये चलेगा 21वीं शताब्दी में। और ट्रम्प साहब की जो नेचर हो गई है वो रुकने वाले नहीं है। और मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि 20 से 25 जनवरी के बीच ये ईरान पे बड़ा हमला कर सकते हैं। ईरान की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। और जो है हर जगह दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा क्या हुआ श्रीलंका में 2-1 साल पहले, क्या हुआ 6 महीने पहले नेपाल में, 1.5 साल से क्या चल रहा है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में क्या चल रहा है और ईरान में क्या हो गया है। भाई मैं जब छोटा था ना तो एक गीत सुना करता था। आजकल तो हम बच्चों को जेन जी कहने लग गए हैं। जैसे हम छोटे थे हमारे घर में फ़ोन था, हमें ये पता था ये फ़ोन है, पर ये नहीं पता था ये लैंडलाइन है। बाद में पता ये तो लैंडलाइन निकली और मोबाइल आने के बाद। उसी तरह अब जो जेन जी कहते हैं, तो मैं छोटा था, कोई 70-80 साल पुराना गाना है, मैं उसको याद कर रहा हूँ। वो इस तरह से था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना जैन जी संभाल के, इस देश को रखना जैन जी संभाल के। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है। ये क्या गाना बात है। आज इतना रेलेवेंट और सटीक हो गया है कि दुनिया के किस कोने में कौन क्या फोड़ दे समझ नहीं सब आया। अनसर्टन है ग्रहों की स्थिति देखते हुए। और ईगो क्लैश जो राजाओं की है, वो बहुत सारा। भाई मेरी कंट्री है, कहता मुझे बेच दो ग्रीनलैंड। भाई मेरा घर है, मुझे बेचना होगा तो मैं बिकवाली निकालूंगा ना, मैं ग्रीनलैंड लेके रहूंगा। आज तू ग्रीनलैंड ले लेगा, ताकत के बल पे ले लेगा, और ये जुलाई अगस्त तक हो जाएगा जो ग्रह बता रहे हैं। तो क्या उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड सेफ रहेगा? हो सकता है अगले कुछ सालों में उसको वो भी चाहिए हो। ट्रू ट्रू। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप ये देख लीजिए, जो मैंने कहा ना, कलयुग आते आते मैं हो गया हूं दुष्टता का नाम। और ये समय बहुत खराब चल रहा है। और ट्रम्प साहब अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। हमारे मित्र हुआ करते थे, और देखिए किस तरह का उन्होंने हमें जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जनता हमारी एकजुट है, हमारी लीडरशिप स्ट्रांग है, तो हम जो है चारों तरफ इतनी जो है कैओस होते हुए हम सरवाइव कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये गीत गा के बताया कि हमारे जैन जी जरा संभल के रहो, देश को मजबूत रखो। एटम बम के जो ढेर पे बैठी है दुनिया आज, और ये 80 साल पहले कितने एटम बम थे, उस दौरान और कितने बन चुके हैं, जो आज हर देश अपने एटॉमिक बम टेस्ट कर रहा है, नए नए जो है क्रिएट कर रहा है, और ज़्यादा इंटेंसिटी। क्या मानवता को ख़त्म करना है? इसीलिए ये लाखों सालों की मेहनत से जो सभ्यता, मानवता और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसको आप यूं ख़त्म कर दोगे अपनी ईगो के लिए। मुझे कोई ये देश अगर नहीं मिलेगा, इसके संसाधन नहीं मिलेंगे, मैं इसको बम फेंक दूंगा। तो ये जो जंगल का राज है, इसको रोकना चाहिए। सद्बुद्धि दे भगवान इन लोगों को, नहीं तो मुझे जून आते आते विश्व युद्ध की आहट जो है सुनाई दे रही है। मतलब 2026 बहुत अनप्रेडिक्टेबल ईयर है, और उसमें भी आपने जैसे बताया ईरान पे और बाकी देशों पे हमला होने की संभावनाएं हैं। चाइना का भी अभी कुछ ना कुछ चल रहा है, वो ताइवान के ऊपर अभी कुछ कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी जगह पर ऐसे चल रहा है। चाइना ताइवान लेना चाहता है, उसको वेनेजुला और ग्रीनलैंड दोनों, वेनेजुला तो ले लिया। मतलब ये बड़ा
अद्भुत एक चीज हुई है, किसी को नहीं पता था कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला भी होता है। ये नई डेफिनेशन आई है। ट्रू ट्रू। मैं कहीं पर तो जस्ट ऐसे ही सुन रहा था एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ट्रम्प जो है वो अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उनके राशि में लिखा है। आपने क्या रिसर्च किया है उनके ऊपर? देखिए, मैं बता दूं कि ट्रम्प साहब का जन्मदिन जून में आता है, और शायद 14 जून को आता है। ये 2026 के उनके जन्मदिन से लेके 2027 के बीच का समय उनके व्यक्तिगत जीवन में भी तूफान लाने वाला है। उनको अपनी सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत रखनी चाहिए। पंगे उन्होंने बहुतों से ले लिए हैं, तो काफ़ी उन पे भी खतरा है। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि वो वापस से वहाँ पर कुछ रिवॉल्ट होगा और वो अपने सत्ता में नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा देश, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट में जा रही है अभी। मैंने एक लाइन में बहुत बड़ी बात बता दी है, समझने वाले समझ लें। सही बात है, सही बात है, 100%। सर, क्या आपने कुछ ऐसा प्रिडिक्शन मोदी जी के बारे में भी किया है? आपको क्या लगता है? क्योंकि उनको, अगर हम उनके टेन्योर के बारे में बात करें तो बहुत लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि उनका जो गोल्डन ईरा है मोदी जी का, वो कहीं ना कहीं अभी ढलता हुआ दिख रहा है। और अगर हम देखेंगे तो 2 महीने के बाद में बंगाल का इलेक्शन भी आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, उनका क्या ऐसा ही गोल्डन पीरियड चलता रहेगा आगे और वो बंगाल को भी बीजेपी के भगवे कलर में रंग देंगे? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के सामने चैलेंजेस बहुत हैं। उनका जो वर्किंग स्टाइल है उसमें ज़रा भी फर्क नहीं आया। देश के विकास के लिए जो होना चाहिए वो हो रहा है, जबकि इतने ओड्स उनके सामने हैं, इतनी समस्याएं और चैलेंज हैं, और जो आस्तीन के सांप हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और तभी मैंने एक पिक्चर देखी, उसमें कहते पाकिस्तान तो नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे तो हमारे आस्तीन के सांप हैं। और उनको भी सोचना चाहिए देश के बारे में, वरना दूसरे देशों में क्या हालत हो गई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका। तो यहाँ वालों को चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर देश सुरक्षित है, देश मजबूत है, तभी वो हैं। वरना तो कहते हैं ईरान की सड़कों पे 12,000 लोग मारे गए, लाशें इधर उधर बिखरी हुई हैं। तो इस जो समस्या से हर एक को बचना चाहिए। और मोदी जी बहुत जो हैं निष्ठावान हैं, कर्मठ हैं, और अपने उद्देश्यों में बहुत क्लियर हैं, और वो देश को पूरी तरह संभाल के सुरक्षित रखे हुए हैं और आगे और भी मजबूती से संभालेंगे। उनकी मंगल की महादशा चल रही है, भारत देश की भी मंगल की चल रही, दोनों ओवरलैपिंग हैं। और वो इस बार जो दिख रहा है बंगाल में, ये रियल जनतंत्र स्थापित होगा। अभी तक गुंडा तंत्र है बंगाल में, देख रहे हैं सब। अब रियल जनतंत्र आएगा। और जो ममता दीदी है, उनका जो जन्म है 5 जनवरी 1955 का है, और उनकी जो मैंने अभी बताया काल पुरुष की कुंडली, रिकॉल कीजिए, काल पुरुष की कुंडली मतलब 1 नंबर से, तो 24 घंटे में 2 घंटे ऐसे होते हैं जब वो कुंडली ऑटोमेटिकली 1 नंबर से आती है। इनकी नेचुरल वे में काल पुरुष की कुंडली है, यानी काल पुरुष की कुंडली भी इनकी वही है लाल किताब की, और वैदिक की कंसाइड की हुई है। एंड शी इज वेरी स्ट्रांग। उनकी कुंडली में 2 जबरदस्त राजयोग हैं, हंस योग, 4थे घर में करक का गुरु है, ये हंस योग है। 7वें घर में तुला राशि का उच्च का शनि है, ये शश योग है। और कुंडली में बड़े अच्छे योग हैं। और इनकी अभी शनि की महादशा चल रही थी, जो कि फरवरी में खत्म हो जाएगी, और इन्होंने 15 साल पूरे किए हैं अपने शासन के एज ए मुख्यमंत्री, और उसके पहले ये 4-5 साल केंद्र में रही हैं। तो मैंने बताया था शनि की महादशा 19 साल की, उच्च का शनि है, इनकी कुंडली का सबसे पावरफुल प्लेनेट है, उसने इनको राजपद दिया, और शनि मासेज यानी मासेज ने इनको जिता के आगे बढ़ा दिया। लेकिन वो फरवरी में महादशा खत्म हो रही है। 2026 में चुनाव आएंगे तब इनकी बुध की महादशा होगी। और मैंने कहा था बुध 3रे और 6ठे घर का पक्का मालिक होके, पक्के घरों का मालिक होके अकारक होता है 3रे और 6ठे घर का, शत्रु स्थान है 6ठा घर, और वो 9वें भाव में बैठ गया है।
और नवम भाव में लाल किताब ये कहती बुध को सड़ा हुआ अंडा, उसकी महादशा शुरू हो रही 17 साल की, और ये क्लियर इंडिकेशन है। और इनकी मेष राशि है, नहीं सॉरी वृषभ राशि है, इनकी वृषभ राशि जो शुक्र की होती है। और ये सारी परिस्थितियां देखते हुए लगता है कि इस बार इनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। सर ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने प्रिडिक्शन किया हुआ है ममता दीदी के बारे में, क्योंकि आज मोदी जी के लिए भी सबसे बड़ा सरदर्द बंगाल ही बन चुका है इतने सालों से, क्योंकि कहीं पर भी उनको इतना बैकलैश फेस नहीं करना पड़ा है जितना अभी लास्ट टाइम हमने इलेक्शन में बंगाल के ऊपर देखा था। और बहुत सटीक तरीके से आपने बताया कि कैलकुलेशन के हिसाब से भी किस तरीके से मोदी जी वहाँ पर आने वाले हैं। अमेजिंग अमेजिंग। सो 2026 को आप ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हो? मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है या वार्निंग्स बहुत ज़्यादा है? इट्स ए ईयर ऑफ टर्मोइल, अनसर्टिनिटी and ego clash, leading to big wars at many places in the world, and maybe it may turn into world war. ये पहले 20 दिन के अंदर ही हमें पता तो चल ही गया कि ईगो क्लैशेस कितने हो रहे और कितने वॉर अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। तो अगेन अगले बहुत टाइम बाकी है। ईगो क्लैश को ये पीछे छोड़ के यहाँ तो गुंडागर्दी और जंगल का राज हो गया है, पूरे विश्व में ऐसा हो गया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अमेजिंग अमेजिंग। इंडियंस को या आम जनता को किस तरीके से फिर 2026 में खुद को सेफ गार्ड करना चाहिए? देखिए, यहाँ एक आशा की किरण है, क्योंकि जनता एकजुट है, लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, और हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल एंड ग्रोइंग है। और यहाँ लोग जो हैं, मेजॉरिटी सनातन धर्म वालों की है, जो अपने आप जिनकी बिलोंगिंगनेस है इस कंट्री के साथ, सतयुग से अगर बिलोंगिंगनेस है तो वो हमारे जो हैं सनातन भाइयों की हैं। भाई एक चीज़ आप नहीं कह सकते, मोहम्मद साहब का जन्म भारत में नहीं हुआ था, मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब का जन्म भारत में नहीं हुआ था। करेक्ट। भारत में तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, माता रानी की धरती है, भगवान शिव के जो हैं ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये हमें हमारा देश है, हम इसको संभाले हुए हैं अब तक, जब तक मेजॉरिटी में है। जो लोग इस देश को अपना ही नहीं समझते, यहाँ की सारी फैसिलिटी लेंगे, वो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, बिलोंगिंगनेस नहीं है। तो जब बिलोंगिंगनेस है तो देश आपका मजबूत रहेगा। आप जहाँ के हैं वही के मान के अगर चलेंगे तो मजबूती आएगी। मैं न्यूज़ में देख रहा था, पाकिस्तान पहले सनातन था, मुस्लिम हो गया, अफगानिस्तान सनातन से मुस्लिम हुआ है, बांग्लादेश सनातन से मुस्लिम हुआ है। उन तीनों कंट्रीज़ की अचीवमेंट्स देख लो और सनातन कंट्री की अचीवमेंट्स कंपेयर कर लो, पता लग जाएगा फ़र्क कहाँ है। हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। सर 2026 में अगेन ध्यान रखने में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा वेल्थ कैसे हमें संभालना चाहिए। वेल्थ की जब भी बात करें तो स्टॉक मार्केट या तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपने देखा रहेगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, चांदी में इन्वेस्ट करें, कहाँ करें। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हो? मतलब एक आम जनता के लिए क्या मैसेज होगा कि 2026 स्टॉक मार्केट में या सोना या चांदी या कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करें? देखिए, इसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो इंडिकेट ये करिए, जो गुरु हैं मिथुन राशि में वक्र गति से चल रहे हैं, ये 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क में आएंगे और 18 जून से अतिचारी हो जाएंगे और 31 अक्टूबर तक ये जो है अतिचारी रहेंगे अपनी उच्च राशि में। अतिचारी मतलब फास्ट मूविंग, आप जिस स्पीड से चलते हैं उससे 3 गुना स्पीड से आप भागे जा रहे हैं। तो जब आप 3 गुना स्पीड से भाग रहे हैं तो क्या आजू बाजू में किसी से कोई बात कर सकते हैं, उसको कोई सलाह दे सकते हैं? तो गुरु ज्ञान का कारक है, अच्छाई का कारक, सलाह दे सकते, लेकिन खुद गुरु जो है वही घबराया हुआ तेजी से भागा जा रहा है, तो उसके अच्छे प्रभाव से हम वंचित रह जाएंगे। लेकिन गुरु मेटल का कारक है, वो अपनी उच्च राशि में है और गुरु की जो राशि कर्क है, गुरु जो है सोने को दिखाता है, पीली चीज़ों को दिखाता है। इसमें जो है
हल्दी भी कवर होती है। अब सोने का भाव तो 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, आपको पता लगा 50,000 रुपये बढ़ गया 10 ग्राम पे। हल्दी 300 से 450 होती है, आपका ध्यान ही नहीं जाता। 100 ग्राम का पैकेट लाना होता है, चलो 30 की जगह 45 रुपए का आ गया। पीली चीज़ों के भाव बढ़ेंगे। और मेटल चांदी है, कॉपर है, निकिल है और रेयर जो अर्थ मेटल्स हैं, सबके भाव जो हैं बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जब गुरु 31 अक्टूबर को जाएगा यहाँ सिंह राशि में, तो वो शेर है, जंगल का राजा है, ग्रह मंडल का राजा है सिंह, वहाँ उसकी केतु के साथ कॉम्बिनेशन आएगी। अब पूरे नवंबर माह में 5 दिसंबर तक, लगभग 35 दिन के लिए, उसमें भी वो मेटल के भाव बढ़ाएगा। तो इस साल में या तो सोने चांदी के भाव स्टेबल रहेंगे या बढ़ते हुए दिखेंगे, और करेक्शन आएगी तो बहुत माइनर आएगी। तो आप उस हिसाब से आपके फंड्स देख के, आपकी स्थिति देख के अपना जो है उसको सेपरेट जोन में आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। जैसे स्टॉक स्पेसिफिक शेयर्स हैं, अच्छे मेटल में कर सकते हैं, कोई आपको लैंड का है, लेकिन किसी एक असेट में पूरा डाल देना बहुत रिस्की होगा। क्योंकि जो टर्मोइल है पूरे वर्ल्ड में, जब कहीं बड़े युद्ध होते हैं तो दुनिया सारी अफेक्टेड होती है, हर इकोनॉमी अफेक्टेड होती है। अगर आपके तेल के भाव बढ़ रहे हैं, कोक के बढ़ रहे हैं, कोयले के, तो हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी, और इस महंगाई का अल्टीमेट असर आम जनता पे आना है, वो पिसेगी। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत लोग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, मतलब जब भी हम बात करते हैं कि नहीं यार ये सारे प्रेडिक्शन सही होते हैं या एस्ट्रोलॉजी में सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कमेंट्स में लास्ट टाइम भी हमने कुछ किसी के साथ पॉडकास्ट किया था एस्ट्रोलॉजी में, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि अगर हमारे प्रिडिक्शन सच में इतने सही होते हैं तो क्यों हमने कोविड को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया, क्यों हमने वो महामारी या ऐसे कितने भी जितने के डाउनफॉल्स आए हैं उसको प्रिडिक्ट करके लाखों लोगों की जानें बचाई नहीं। देखिए ऐसा है, कोविड की प्रेडिक्शन की बात मैं बताऊं, ये जनवरी 2020 से फैला है, और मेरी 2019 दिसंबर की अपनी वीडियो है जिसमें मैंने महामारी के लिए प्रेडिक्शन दिया। मेरा प्रेडिक्शन था, लेकिन पहली बात तो जो ज्योतिष है वो गवर्नमेंट एंगल से ऑथेंटिकेटेड ही नहीं है। ज्योतिष की कोई पढ़ाई नहीं की जाती, जबकि मैं चाहूँगा, मेरा जो है विनम्र निवेदन है सरकार से कि 6ठी क्लास ऑनवर्ड हर साल 2 घंटे ज्योतिष की बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाए, तो 12वीं आते आते 6 साल में 12 घंटे दे दिए जाएं, बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उससे बहुत एडवांटेज होगा। ये हमारी सनातन धर्म की पूरी साइंटिफिक स्टडी है। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। तो यानी हनुमान जी ने सूरज को जो निगल लिया था, युग सहस्त्र वो डिस्टेंस है जो कि आज नासा बताती है, वो एग्जैक्ट डिस्टेंस है। आप ये सोचो, ये विद्या है। और पंचांग जो है, और दूसरा जो है, आप ठीक है कोविड आएगा, उसके पहले आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? पहले नहीं ले सकते। जब वो आएगा उसका करैक्टर देख के बैक्टीरिया को, तब तो उसकी जो है जो दवाई बनेगी। करेक्ट, ठीक है ना? और उसके बाद ही जो है लॉकडाउन होगा। पहले तो एंटीसिपेशन तो नहीं कर सकते ना। तो वो हमारी गवर्नमेंट ने, अगर पूरी दुनिया का देखें तो दी बेस्ट जो है मैनेजमेंट किया है। इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं आने दी। सबको जो है उसकी इंजेक्शन मिले हैं, फ्री में मिले हैं ज़्यादातर, और जो है हमने 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को वो भेजी है, जो उसके एंटीबायोटिक जो भी बनाई गई थी। और ब्राज़ील के प्रधानमंत्री ने तो खुश होकर कहा था, क्या कहा था बताएंगे आप? इंडिया सेव्ड अस, ऐसा कुछ। इंडिया के बारे में तारीफ की थी, कुछ तो ऐसा कहा था, इंडिया सेव्ड। हनुमान चालीसे की लाइन पढ़ दी थी उन्होंने। हाँ 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 हाँ। तो ये लाए संजीवनी, संजीवनी शब्द। अमेजिंग। तो ये
प्रेडिक्शन भी थी, मेरी अकेले की नहीं, औरों की भी थी। लेकिन जब आएगा तो उसको टैकल करेंगे ना। जो सामने कोई आएगा तो उसको गोली मारोगे ना, इन एंटिसिपेशन उसके कहाँ ढूंढ बिना के कैसे मारोगे। होगा? सही बात है, सही बात है। सर, मैं जैसे अभी हम पॉडकास्ट के पहले आपसे जब भी बात कर रहे थे, तभी मुझे पता चला कि आपने बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे लोगों के बारे में भी बहुत कुछ प्रिडिक्शन किया हुआ है। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आप कैसे प्रिपेयर करते हो और क्या चार्ट्स होते हो, और क्या अगर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन के बारे में हम बात करना चाहें, अमिताभ बच्चन जी, उनके बारे में क्या प्रिडिक्शन और कैसे आप उनके पेपर्स तैयार करते हैं, देखो क्या करते ऐसा हैं? है, एस्ट्रोलॉजी और लॉजिक दोनों चीज़ें होती हैं। ये जो हैं सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं। अब हम बचपन से अमिताभ बच्चन जी की पिक्चरें देखते आए हैं, हाँ, तो एक वो माइंड में जो उनका ऑरा है, इमेज है, वो है। और दूसरा जो सोशल मीडिया पे उनकी बर्थ डिटेल मिलती है, उससे हम कुंडली बनाते हैं। और कुंडली बना के जो उनकी महादशा, अंतर्दशा, कोई साढ़े सती ढैया प्लानिटरी पोजीशन देख के, वो जो मैं उस हिसाब से उनकी एनालिसिस करके और बताता हूँ कि इनका आगे का समय कैसा कैसा जाएगा। जाएगा? ओके। तो अमित जी की कुंडली मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। अमिताभ बच्चन जी की जो कुंडली है वो 11 अक्टूबर 1942 1942 का बर्थ है, शाम को 4 बजे इलाहाबाद। और जहाँ तक ये है, इनकी कुंडली ये बहुत पहले से ही पब्लिक में है और ये ठीक लगती है कुंडली। ये कुंडली बनती है कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन का जैसे मैंने बताया ना, कुंभ वालों को पूरा तो आप डिकोड नहीं कर सकते, क्योंकि कलश में जल है, उसमें रहस्य है, इनमें भी रहस्य है। आप देखो कि मुझे याद है, मैं 1970 से इनकी पिक्चरें देखता हूँ। 2026 में आ गए, कितने हो गए? 56 ईयर्स। और इनके लगन में केतु है, 7th हाउस में राहु है, इनके 8वें घर में सूरज, बुध, मंगल और शुक्र है। 4 ग्रह जो अष्टम भाव में बैठे हैं, ये अद्भुत इंट्यूशन और टैलेंट देते हैं। और इनकी तुला राशि है, 9वें भाव में चंद्रमा है। अब इनका उच्च का गुरु है, 6ठे घर में उच्च का गुरु बहुत मायने रखता है। लाल किताब के प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे। लाल किताब ये कहती है, जिस व्यक्ति के 9वें घर में चंद्रमा हो, ऐसा जातक चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़ा होते होते जहाजों का मालिक हो जाएगा। तो ये कुंडली, ये जो फंडा है, लाल किताब का जो सिद्धांत है, इन पे 100% लागू होता है। जहाजों के मालिक जहाज चाहें तो ये खरीद सकते हैं, Correct. एक नहीं कई खरीद सकते हैं। करेक्ट। ये एक भावना होती है, बंदा इतना समृद्ध हो जाएगा, इतना समृद्ध हो जाएगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो आज वो स्थिति में है। और इनका जो ऑरा और इन्फ्लुएंस है, इनके धन से भी बढ़ के है। और इनकी जो महादशा 6 नवंबर 2014 से शुक्र की शुरू हुई है। 9 ग्रहों में शुक्र की महादशा सबसे लंबी होती है, 20 साल की। और अभी ये 2026 में लगभग इनकी महादशा शुरू हुई, 11 साल हुए शुक्र की, अभी 9 साल की बाकी है। और शुक्र ही वैभव, विलासता और फिल्म इंडस्ट्री का कारक है। उसी की महादशा शुरू हो गई और ओल्ड एज में शुरू हो गई। देखिए आज भी छाए हुए हैं और ये 2034 तक छाए रहेंगे। आप सोचो उसमें इनकी एज क्या होगी। और इंडस्ट्री की, फिल्म उद्योग की औकात नहीं है कि आज इनके बगैर सरवाइव करे। जब तक इनकी सांस है तब तक इंडस्ट्री को इनसे आस है। इंडस्ट्री इनको छोड़ नहीं सकती। और ये आगे की जो रनिंग महादशा शुक्र की है, ये इसको कंफर्मेशन दे रही है। इस तरह से हम इसको जो है इंटरप्रेट कर लेते हैं। अमेजिंग। सर, इनकी अभी हेल्थ भी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, तो क्या हेल्थ के बारे में, उनकी रिकवरी के बारे में भी कुछ कहा जा सकता है? ये देखिए, मैं बताता हूँ, इनकी हेल्थ बहुत बार ऊपर नीचे हुई है, क्योंकि अष्टम भाव में 4 ग्रह हैं। लेकिन ये हर बार जो है लोगों की दुआओं से और अपनी जो डिसिप्लिन लाइफ से, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, बच के आते हैं। प्रभु की इन पे कृपा है। ये ऊपर नीचे होके फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। दीर्घायु हैं ये। अमेजिंग।
सर हमने एक साइड बॉलीवुड के जो सबसे लेजेंडरी फिगर हैं उनके बारे में बात की, मोदी जी के बारे में बात की। मैं थोड़ा भी ऑपोजिट एक पर्सन के बारे में बात करना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी। इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई अच्छा डेजिग्नेशन मिले या सत्ता मिले, लेकिन उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ उनको रोक रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी कुंडली में क्या लिखा है, क्या सच में राजयोग लिखा हुआ है या बस वो इसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे? देखिए, जो राहुल गांधी की कुंडली बनती है वो भी वृश्चिक राशि की बनती है और उनके अष्टम भाव में राहु है। अष्टम भाव का राहु बहुत संघर्ष देता है, बदनामी भी देता है, डिप्रेशन भी देता है। और इनकी राहु की ही महादशा चल रही है और अभी काफी बाकी है। तो ये संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन इनकी संघर्ष की दिशा जो है ना वो ठीक नहीं होती है। अगर दिशा ठीक करें तो कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन इनके सत्ता में आने की तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है इनकी कुंडली के हिसाब से। तो सर अगर ऐसे केस में क्या किया जाए? मतलब चलो मेरी कुंडली या जो भी चीज़ है वो मुझे रोक रही है कि नहीं यार सत्ता में नहीं आने देंगे, ये मुझसे काम नहीं होना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ मुझे मिले। तो क्या कोई ऐसे उपाय है, क्या कोई ऐसी रेमेडीज कुछ करनी पड़ेगी जिससे मैं अपने ग्रह राशि इनसे विपरीत जाकर कुछ काम में सफल हो सकूं? नहीं, इतना चेंज नहीं किया जा सकता। यू टर्न आप नहीं दे सकते हैं। थोड़ी एडिटिंग हो सकती है आपके भाग्य में, भाग्य बदल नहीं सकते हैं आप पूरा का पूरा। इतनी अथॉरिटी किसी दो टांग वाले में नहीं, ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। अगर आप ही बदल लोगे तो क्या ब्रह्मा जी वहाँ बैडमिंटन खेल रहे हैं? हाँ, अपना आचरण अच्छा रखिए, सदाचार का पालन करिए। सब जो जनरल बातें मैंने बताई इन पे कीजिए और अपनी कंट्री पे फोकस कीजिए। चुनाव यहाँ होते हैं, आप जाके कंपेन कोलंबिया में करें, उनके वोट तो यहाँ है ही नहीं। चुनाव यहाँ होने जर्मनी में जाके आप कंपेनिंग कर रहे हैं, तो नहीं आप जीत पाओगे। लाल किताब होती क्या है, किसने लिखी और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? वैदिक ज्योतिषी ये तो वेदों से सतयुग से चली आ रही है और हमारे हर धर्म शास्त्र में ये भरी पड़ी है। अब वैदिक ज्योतिष जो होती है उसमें 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। और ये सारा भचक्र कहलाता है जो 360 डिग्री ब्रह्मांड में समाहित है। क्योंकि 360 डिग्री का ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाता है और 12 भाव है, यानी एक भाव 30 डिग्री का है, एक राशि भी 30 डिग्री की है और 27 नक्षत्र हैं। तो अगर 360 में 27 से डिवाइड करें तो वो आता है 13 डिग्री 20 मिनट। तो एक नक्षत्र का जो साइज है, जो डायमेंशन है, वो 13 डिग्री 20 मिनट है। एक राशि का 30 डिग्री है और 12 राशियां हैं। कहीं भी हॉरोस्कोप में कुंडली में राशियों के नाम नहीं लिखे जाते, नंबर से इंडिकेट होती हैं। एक से लेकर पहला जो है मेष राशि है, मंगल की है, अग्नि तत्व की है। दूसरी वृषभ राशि है, ये पृथ्वी तत्व की है, इसका स्वामी शुक्र है और ये सौंदर्य की कला की राशि है। रोमांस भी इसमें आता है। मिथुन तीसरी राशि है, इसका स्वामी बुध है, ये वायु तत्व की है और ये स्किल देती है, इंटेलिजेंस देती है। आपको सोशल मीडिया में जो लोग छाए हुए हैं वो इस राशि के बहुत मिलेंगे। बिजनेस देती है, ट्रेडिंग देती है, लेजन देती है। चौथी राशि जो है कर्क है, ये जल तत्व की है, इसके स्वामी चंद्रमा है और इनमें कला है, भावनाएं हैं। ये माता का कारक है, चंद्रमा जो है आपके मन का कारक है और जो है ये कला प्रधान है, सौंदर्य प्रधान भी है और इसमें जो है बहुत गहनशीलता है। जल तत्व आपके शरीर में भी 70% है, धरती पे भी 70% है। तो हमने ये 4 राशियों की बात की, तो यानी जो 12 राशियां उनके 4-4 राशियों के 3 खंड बनते हैं और इसमें समा गए 9 नक्षत्र।
एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। 30 डिग्री के लिए हमें 2.25 नक्षत्र, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, 2 नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट और 1/4 क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट नक्षत्र का इसमें ऐड करेंगे तो ये फिलअप हो गया। और ये जो क्वार्टर होता है नक्षत्र का 3 डिग्री 20 मिनट, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसको ज्योतिष में नवमांश भी कहा जाता है। फाइन ट्यूनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स एंड हॉरोस्कोप इससे जज की जाती है। अब 5वीं राशि सिंह, अग्नि तत्व की है। इसका स्वामी ग्रह मंडल का राजा सूर्य है। ये दूसरा खंड शुरू हो गया है। करेक्ट। सीक्वेंस वही रहेगा। पहली अग्नि तत्व की, छठी राशि कन्या, इसका स्वामी बुध है और ये जो राशि है बहुत इंटेलिजेंस की है, स्किल की है, कम्युनिकेशन की है और क्विक डिसीजन लेने की है, बिजनेस की है, चतुरता की है। कहते बड़ा बंदा चतुर है, शातिर है। और ये पृथ्वी तत्व की है। यानी जहाँ पृथ्वी तत्व आ गया वो बंदा भौतिकवाद में बहुत जाएगा। उसको जो मेटीरियलिज्म, जब भी पृथ्वी तत्व की बात, मेटीरियलिज्म। और जहाँ हम कहते हैं अग्नि तत्व, वहाँ राजस, ईगो, पावर, जो आज इस दुनिया में हम देख रहे हैं। करेक्ट। अब अगली राशि तुला है, बैलेंस की राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र इस राशि में मूल त्रिकोण में होता है और बड़ा मुदित होता है। शुक्र क्या देता है? संसार के सारे भोग विलास, सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सुंदर महिलाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। और ये लेजन करने में बहुत ही गजब के होते हैं, क्योंकि बैलेंस है ना, दोनों के बीच में बैलेंसिंग कर देना। करेक्ट। बहुत सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। एक बंदा कहता है मैं देखता रह गया, ये वो होते हैं। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं, ये मीडिया में और फिल्मों में छाए रहते हैं। और ये जो लेजन में, जिसको कहते हैं ना हनी ट्रैप, वहाँ तक ले जाता है। और अगल ये भी वायु तत्व की, उड़ते हैं। इनका दिमाग बहुत तेजी से उड़ता है, बहुत तेजी से ये डिसीजन लेते हैं। करेक्ट। और ये न्याय भी दिलाते हैं, क्योंकि जब तराजू है, आपने देखा होगा कोर्ट के बाहर एक महिला तराजू लिए खड़ी रहती है। और अगली राशि वृश्चिक, ये मंगल की राशि है। मंगल अग्नि तत्व का है, लेकिन यहाँ भेद आता है, ये राशि जल तत्व की है। प्लेनेट जो है इसका वो अग्नि तत्व का है। ये चीज़ें आगे इंटरप्रिटेशन में बहुत काम आती है। ये गहराई है ज्योतिष की, लेकिन है ये जल तत्व। और इसमें जो बिच्छू होता है ना, वो इसका साइन होता है। ऐसे लोग बड़े मिस्टीरियस होते हैं, इनको पूरा आप जज कर पाए पॉसिबल ही नहीं है। और ये बड़े ईगोइस्टिक भी होते हैं। ये बिना गुस्सा आ गया, आपने इनको छेड़ दिया, बिना डंक मारे आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन होते बड़े पक्के इरादे के हैं। जो लक्ष्य इन्होंने निश्चित कर लिया उसको साध के रहते हैं। और हमारे मोदी जी की भी यही राशि है। ये 2 खंड पूरे हो गए, 8 राशियां और 18 नक्षत्र पूरे हो गए इसमें। अब हम तीसरे खंड पे आते हैं, धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु है, देवगुरु बृहस्पति। अभी अतिचारी चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। और ये अग्नि तत्व की राशि है। अब गुरु तो ज्ञान देता है, साधना करता है, तपस्या करता है। ये धनुष पकड़े हुए गुरु कौन है? ये धनुष पकड़े हुए गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो लक्ष्य को भेद देते हैं। और जिनका शिष्य अर्जुन था। और अर्जुन से जब पूछा गया क्या दिखता है, कहता आँख। ये वो गुरु होते हैं, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति 100% कमिटेड और उसको लेके रहते हैं। करेक्ट। यहाँ गुरु ज्ञान भी है और यहाँ गुरु शक्ति भी है और स्किल भी है, युद्ध कौशल की। ये आप ध्यान रखिए, युद्ध कौशल की कला है इसमें। और ये भी जो साध लेते हैं वो करके रहते हैं। अगली राशि मकर है। मकर जो है शनिदेव जी की कर्मफल दाता, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश की राशि है। ये आपकी कुंडली में पक्का 10वां घर है। आप क्या कर्म करके आए हैं और क्या करेंगे, और उसके फल जो हैं यहाँ से दिखते हैं। और मकर किसको बोलते हैं? मगरमच्छ को। करेक्ट। इसका साइन भी वही है। ये जो है पृथ्वी तत्व की राशि है।
मगर जल के अंदर भी रहता है, धरती पे भी रहता है, इन बिटवीन कीचड़ होता है उसमें भी रहता है, कीचड़ में सना रहता है, और इसकी था पाना बहुत मुश्किल है। इस ऐसे जो मकर राशि के लोग हैं, आप उनको पूरा जज कर ही नहीं सकते। वो आधे पानी में आधे धरती पे, आपको समझ ही नहीं आएगी। ये अपना भेद पूरा देते ही नहीं है, और जो लक्ष्य साध ले वो पूरा करके रहते हैं। मगरमच्छ ने जब हाथी का पांव पकड़ लिया था, गजेंद्र मोक्ष वहाँ से आता है, जो हमारा एक बहुत ही पावरफुल जो है स्तोत्रम है, सशक्त। यानी जब गज ने भगवान विष्णु से पुकार लगाई, उन्होंने आके रक्षा की। यहाँ तक जाती है मकर राशि की बात। आगे आ जाइए, कुंभ राशि, इसके स्वामी भी शनि हैं। यानी शनि देव जी ने आजू बाजू की, जो हम मुंबई कर बोलते हैं, आजू बाजू की 2 राशियां पकड़ ली। कई सियाने होते हैं ना, कहते हैं यार 2 रूम 2 BHK के 2 फ्लैट आजू बाजू वाले दे दे, मैं जोड़ के 4 BHK कर हाँ, दूंगा। करेक्ट, अपने यहाँ ये बड़ा कॉमन है ना, सुना है। यही हुआ है। शनि देव जी बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला आजू बाजू की दे दो। अब जो 11वीं राशि कुंभ है, वो है तो वायु तत्व की। अब यहाँ भेद आते हैं इंटरप्रिटेशन के, लेकिन ग्रह भेद से और रहस्य भेद से ये जल तत्व की भी है। क्योंकि जो कुंभ है उसमें तो जल भरा हुआ है, करेक्ट, और एक ही राशि पे मेला लगता है, कुंभ का मेला। इस बार 65 करोड़ लोग स्नान करके आए हैं, और त्रिवेणी संगम है। अब इसका रहस्य समझिए, गंगा यमुना प्रत्यक्ष हैं, सरस्वती लुप्त है। यानी इन लोगों का भी आप भेद नहीं पा सकते। ये रहस्यमय राशि है। इस राशि के लोग बड़े बड़े फिलोसफर होंगे, प्रोफेसर होंगे, वकील होंगे, ज्योतिषी होंगे, मार्गदर्शक होंगे। अद्भुत ज्ञान होता है, इनको भी 100% कोई जज नहीं कर सकता। मैंने आपको त्रिवेणी संगम का एग्जाम्पल दिया। और अगली राशि जो है, अंतिम राशि, वो है मीन राशि। ये गुरुदेव की राशि है, और ये प्योर जल तत्व की राशि है। 100%, जो आप में और धरती में 70% है। और इसमें गुरु शांत चित्त है। कहते हैं ना, जल में समाधि लगा के बैठे, जबकि धनु में वो धनुष पकड़े हुए। यहाँ वो जल में समाधि। ये बहुत अध्यात्म, तपस्या, ज्ञान की राशि है। लेकिन इसका जो है दूसरा रूप भी है। मछली इसका साइन है। मछली कभी भी आपको स्टेशनरी नहीं मिलेगी, ऑलवेज इन मूवमेंट। उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। मीन राशि वाले बड़े सुंदर मिलेगा, और उनकी आंखों में गजब का अट्रैक्शन आपको मिलेगा। और जो है वो गतिमान रहेंगे हमेशा। लेकिन ये राशि उनको गुरु की राशि कंट्रोल करती है, तो वो जो है कायदे में रहेंगे, एथिक्स में रहेंगे। करेक्ट। और ये अंतिम राशि है, और इसके बाद मोक्ष। यानी कि ये राशि वाले मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और इस तरह ये 12 राशियां पूरी, तीसरा खंड पूरा, और इसमें भी 9 नक्षत्र, ये 27। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो किस राशि में हैं, किस नक्षत्र में हैं, किस भाव में है, उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन होकर आपका फलादेश किया जाता है। करेक्ट, करेक्ट। अब बात आती है लाल किताब की, द मोस्ट मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजिकल ब्रांच इन द यूनिवर्स। ये बात करती है काल पुरुष की। यानी ये जो ब्रह्मांड है उसमें एक काल पुरुष है। कहते हैं ना, काल का पहिया घूमे भैया, तो ये वो काल है। अब काल पुरुष का जो व्यक्तित्व है, एक आप हमारे जैसा समझिए, जैसे हम इंसानों का होता है। और ये बात करती है पक्के घरों की। यहाँ तो राशि और भाव की बात। लाल किताब ये कहती है, मैं ना तो राशि में बिलीव करती हूँ, ना नक्षत्रों में बिलीव करती। यानी कुंडली जो बनती है वो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ही बनती है, कि किस क्षण पे जातक का जन्म हुआ,
उस समय ईस्ट हॉराइजन में कौन सी राशि उदित हो रही थी, करेक्ट। वो तो उसका लगन हो गया, और जिस राशि में चंद्रमा था वो उसकी राशि हो गई, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो उसका नक्षत्र हो गया। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि जिस समय जातक का बच्चे का जन्म हुआ वो सिंह राशि उदित हो रही थी, तो उसका लगन तो सिंह हो गया, और चंद्रमा कुंभ में था तो उसकी राशि कुंभ हो गई, यानी लगन से 7वें घर में चंद्रमा। और वो शतभिषा नक्षत्र के 2 चरण कंप्लीट करके जस्ट तीसरे में एंटर हो रहा था। तो शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं वहां से आपकी लाइफ अनलॉक होती है। तो अनलॉक हुई आपकी राहु के नक्षत्र से, शतभिषा नक्षत्र। वो 13 डिग्री 20 मिनट्स में से 6 डिग्री 40 मिनट चल चुका था, आपको जो मिले बाकी के 6 डिग्री 40 मिनट मिले। करेक्ट। अब शनि की महादशा टोटल 19 ईयर की होती है, तो आपको आधी तो आपके जन्म से पहले बीत गई थी, आधी मिली, यानी 9.5 ईयर्स शनि की महादशा लेके आप पैदा हुए, आपकी लाइफ अनलॉक हो गई। अब हम बात करते हैं लाल किताब की। वो कहती है हमने इस कुंडली को तो समुद्र में डुबो दिया, 3 डायमेंशनल, ये समझाने का तरीका है। हाँ। और जहां वो नंबर लिखे थे, मैंने कहा ना 5 नंबर सिंह, 11 नंबर कुंभ, वो जो जब समुद्र में डूबे 3 डायमेंशनल इमेजिन की, वो नंबर तो डूब गए, यानी राशियां डूब गई, नक्षत्र भी डूब गए। अब बचे पक्के घर और ग्रह, ग्रह जहां थे वहीं है। अब पहला जो पक्का घर है 5 की जगह वहां 1 लिख दिया जाएगा, दूसरे में 6 था वहां 2 लिखा जाएगा, एंड सॉन करके अंतिम में 12 आ जाएगा। पक्के घर काल पुरुष को इंटरप्रेट करते हैं। पहला पक्का घर, उसका जो मालिक है मंगल है, कारक सूरज है, और ये काल पुरुष का सिर है। दूसरा पक्का घर, उसका मालिक तो शुक्र है, क्योंकि वृषभ राशि दूसरी, कनेक्टिविटी वहीं से आ रही है। इंटरप्रिटेशन का तरीका बदल गया, जो मोर इफेक्टिव है। अब उसका कारक जो है गुरु, क्योंकि दूसरा घर आपकी वाणी है, आपका कुटुंब है, आपका धन है, तो दूसरा पक्का घर काल पुरुष का ये हो गया। करेक्ट। और तीसरा पक्का घर काल पुरुष का जो है वो मिथुन राशि है, तो स्वामी बुध हो गया, और उसका कारक मंगल हो गया। अब काल पुरुष का जो तीसरा पक्का घर क्या है, कंधे हैं आपके, और आपके हाथों से, आपके जो स्किल से आप कोई भी काम करते हैं। जैसे महाराणा प्रताप थे, भाला फेंक देते थे 100 मीटर तक और सटीक निशाने पे जाके लगता था। ये स्किल है, ये एक्यूरेसी है, ये बुध का पक्का घर है, बुध ये काम कर रहा है। लेकिन 100 मीटर तक फेंक दे, ये जो ताकत है, ये शौर्य है, ये मंगल देता है। तो कारक मंगल है। निशाना तो आपका सही है, जाके वो 98 मीटर पे गिर गया, ऑब्जेक्ट था 100 मीटर पे, हाँ, तो कुछ नहीं, तो बेकार हो गया। तो ये बात है, कारक और मालिक में क्या कनेक्टिविटी, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है दर्शकों को ये क्लियर हो रहा होगा। करेक्ट। चौथा पक्का घर कर्क राशि है, मैंने आपको बताया था, ये इसका जल तत्व की है, इसका जो स्वामी है चंद्रमा है, यानी चंद्रमा माँ होती है। माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती कि मेरे और मेरे बच्चों के बीच में कोई इंटरफेयर करे, इसलिए इसका कारक भी चंद्रमा है, मालिक भी चंद्रमा है, कारक भी चंद्रमा है। अब कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बढ़िया बैठा होगा, चौथे घर के प्रभाव अच्छे मिल जाएंगे। यहां इंटरप्रिटेशन में चेंज आता है। अब 5वां पक्का घर, ये 5वीं राशि जो मैंने कही सिंह, इसके जो मालिक हैं ग्रह मंडल के राजा सूर्य हैं, लेकिन इसके जो कारक हैं ना वो गुरु हैं, क्योंकि 5वें घर से आपका ब्रेन देखा जाता है, एजुकेशन देखी जाती है, आपकी अथॉरिटी देखी जाती है, आपका ज्ञान देखा जाता है, आपकी संतान देखी जाती है, आपका रोमांस देखा जाता है। अब 5वें पक्के घर में अगर सूरज है तो ऐसे जातक का उत्थान राजा करा देगा। और अगर 5वें पक्के घर में आप गुरु लेके आए हो तो इसका मतलब आप पिछले जन्मों के बहुत पुण्य लेके आए हो, जिसको कहते हैं ना कर्म फल।
करेक्ट। यहाँ से हम देखते हैं कि पिछले जन्मों का क्या कर्म करके है। और अगर 5वें पक्के घर में बढ़िया गुरु है अपनी राशि का, जैसे धनु या मीन का, तो ऐसे जातक का उत्थान उसका गुरु करवा देगा। और आज का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है योगी आदित्यनाथ जी। उनकी सिंह लगन है, 5वें घर में गुरु जो है अपनी राशि धनु के हैं, धनुष वाले, और उनका उत्थान उनके गुरु ने, पहले तो उनके चरणों में जब वो गए गोरखपुर मठ में, तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की सीट उनको दी, और जब वो ब्रह्मलीन हुए तो वहाँ के मठाधीश बना के अपने सारी शक्तियाँ उनको ट्रांसफ़र की हैं। और आज योगी आदित्यनाथ जी का काम देखिए, वर्किंग देखिए। लोग कहते क्या एक जो सन्यासी है वो शासन कर पाएगा, उसने ऐसा प्रूव किया सन्यासी ही सर्वश्रेष्ठ शासन कर पाएगा। करेक्ट। कितना न्याय संगत और तर्क संगत है। लाल किताब यूं भेद खोलती है। छठा पक्का घर ये ऋण रोग शत्रु है, इसका मालिक तो बुध है। छठी राशि कन्या मैंने आपको बताई थी, बुध की राशि है, लेकिन इसका कारक बुध और केतु दोनों हैं। और ये जब जड़ता लाती है, ये कोई अच्छे घरों में नहीं काउंट होता, क्योंकि आपको रोग देगा, ऋण देगा, शत्रु दे देगा। करेक्ट। 7वां पक्का घर जो है वो मैंने बताया था आपको तुला राशि है, शुक्र की राशि है, सौंदर्य की राशि है, भोग विलास की राशि है। लेकिन ये 7वां पक्का घर पति पत्नी का घर है। अब मालिक तो इसका शुक्र है। अब पति पत्नी दो जनों का संबंध, उसमें अकेला क्या कर लेगा ये? तो इसका कारक शुक्र भी है, लेकिन इसके साथ इसका कारक बुध भी है। आप गहराई समझिए, पति पत्नी के संबंधों को दिखाता है। और जो घरों में पहले चक्की हुआ करती थी, आजकल की जनरेशन को तो पता ही नहीं ग्राइंडर होते हैं, चक्की है ही नहीं। हाँ। तो नीचे का जो पार्ट था वो फिक्स रहता था, वो शुक्र कहलाता है, और ऊपर जो हत्था पकड़ के घुमाते थे ना, वो बुध है। और हमारे शादी विवाह में चक्की चलवाते हैं, थोड़ा सिंबॉलिक। हाँ। अच्छा, आजकल तो सब बदल रहा है। दाम्पत्य में अकेला तो कोई कुछ कर नहीं सकता, सृजन है। और तभी कबीर जी ने भी कहा है, चलती चक्की संसार की, देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न कोई। तो ये भेद आ रहा है। 8वां पक्का घर मंगल की राशि वृश्चिक है, मंगल मालिक है इसका, लेकिन 8वां घर आपका मृत्यु का स्थान है, संघर्ष का स्थान है। तो मृत्यु मिलनी है इस घर से, यानी आप दूसरी तरह लेंगे तो ये आयु का भी है। आयु जब कंप्लीट होगी तो मृत्यु तो देनी है ना। अब आप रोज सुनते हैं कि वहाँ ये हो गया, इतने लोग मर गए, वहाँ ये हो गया, इतने लोग मर गए, वहाँ खदान दब गई, इतने मर गए, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई, इतने मजदूर मर गए। करेक्ट। मरने के तरीके भी सबके अलग हैं। अब इनको कौन डिसाइड करेगा? अगर आपको मौत का अधिकार अकेले को दे दो, जिससे खुंदक होगी उसको मार दोगे, तो इसका कारक जो है मंगल अकेला नहीं है, मंगल के साथ साथ इसका कारक शनि और चंद्रमा दोनों हैं। यानी 8वें घर के जो कारक हैं मंगल, शनि और चंद्रमा, सबसे ज्यादा कारक 8वें घर के हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि उसका फाइनल डिसीजन होना था कि उम्र कैद देनी है या फांसी देनी है। 3 जजेस की बेंच थी, और यहाँ से कनेक्ट होती है। जो लाल किताब की थ्योरी है ना, वो आपको दुनिया खोल के दिखा देती है। अब कोई कहेगा यहाँ तो चंद्रमा है, ये तो माता बड़ी सॉफ्ट होती है, जो है बड़ा स्नेह कर देगी, लिहाज कर देगी। नहीं, जब चंद्रमा का निर्णय होता है ना, अल्टीमेट होता है, वहाँ लिहाज नहीं होती। जब वो निर्णय होता है, जजमेंट होती है। और हम अल्टीमेट जजमेंट के लिए सतयुग से एक बात कहते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी। तो दूध क्या है? चंद्रमा है। पानी क्या है? चंद्रमा है। तो आप हल्के में मत लीजिए। और यही से आइडिया मिला है हमारी पार्लियामेंट में आगे आने वाले चुनाव में 1/3 रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए डिक्लेयर हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण, पता होगा आपको। यस। और आगे इम्प्लीमेंट होने वाली है। वो 8वें घर जो
है ना पक्का घर, वहां से आइडिया है कि 1/3 तो इसमें महिलाएं हैं, तो डिसीजन में उनका भी रोल होना चाहिए। और हम विधायकों और सांसदों के लिए एक शब्द यूज करते हैं, लॉ मेकर ऑफ द नेशन। अब नवा पक्का घर ये धर्म का है, तपस्या का है, गुरु का है। नवा पक्का घर जो है आपके जो अच्छे अच्छे कर्मों की तरफ दिखाता, इसका जो मालिक है गुरु, मैंने कहा नवी राशि का मालिक धनु गुरु, तो गुरु जो है इसका मालिक है। और गुरु इतना प्रबल है कि उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, उसका कारक भी गुरु है। तभी नवम पक्के घर में भी अगर गुरु आपका बहुत अच्छा बैठा है, कर्क राशि, मीन या धनु का, तो उसकी लाइफ इतनी बढ़िया जाएगी। बड़े बड़े साधु संत जो प्रवचन देते हैं और उनको लोग सुनते हैं, उनके पांव छू के आशीर्वाद लेते हैं, ये वो लोग होते हैं। और जिस काम में आगे बढ़ेंगे संसारिक, उसमें भी एक्सेल करेंगे। और ये इतने धार्मिक होंगे कि यहाँ से इंडिकेशन आ जाता है कि अगला ये जन्म जो इनका मोक्ष या बहुत और भी अच्छा हो सकता है। तो ये है नवम भाव। 10वां पक्का घर शनि की मकर राशि आ जाती है, मालिक तो शनि है। ये आपका कुंडली का 10वां पक्का घर जो आपके प्रोफेशन, आपके कर्म और कर्म फल को दिखाता है। अब इसका मालिक तो शनि है, तो एक कारक तो शनि हो गया इसका। दूसरा इसका जो कारक है वो सूर्य भी होता है, क्योंकि 10वां पक्का घर ही आपके पार्लियामेंट है, जो सत्ताधीश हैं, सत्ता की सीट है, ये सेनेट है। तो ये अगर मजबूत है तो आपका जो है, जो कहते हैं ना, ये आदमी जो काम को हाथ लगाता है उसमें ये मतलब बुलंद हो जाता है। yes. या मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाता है। ये 10वें पक्के घर से देखा जाता है। और अगर ये जबरदस्त है तो आदमी पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ सकता है, बड़ी बड़ी पोजीशन पा सकता है। यहाँ शनि जो है आपके कर्मों का हिसाब भी करता है, और आप जो कर्म करते हो उसका उस हिसाब से आपको आगे भी बढ़ाता है। और अगर सत्ताधीश हैं तो सूर्य का रोल भी आ जाता है। अब 11वां पक्का घर ये लाभ स्थान है, एम्बिशंस है, लेकिन ये काल पुरुष के आप जो है यहाँ तक पिंडलियों तक आ गए। 10वां पक्का घर घुटने हैं, यहाँ तक आ गए हम, ये पिंडलियाँ आ गई उसकी। 11वां पक्का घर कोर्ट रूम है, जहाँ न्याय होता है। पक्का घर तो शनि का, आपने देखा होगा न्यायालय में जज साहब काला कोट पहन के बैठते हैं। भाई लाल क्यों नहीं पहन लेते, सफ़ेद क्यों नहीं पहन लेते, हरा क्यों नहीं पहन लेते, काला क्यों पहना हुआ है? सारी दुनिया में, हमारे यहाँ नहीं, सारी दुनिया में ये शनि का पक्का घर है और काला रंग शनि का है। अब मालिक तो शनि है 11वें पक्के घर का, लेकिन इसका जो कारक है वो गुरु है। अब कहीं कत्ल हो गया, कहीं जो है रेप हो गया, कहीं लूटपाट हो गई है, दंगे हो गए हैं। अब जज साहब तो वहां प्रेजेंट नहीं थे ना, तो वो कैसे कोर्ट में बैठ के उसका डिसीजन दे रहे हैं? उनको तो कहीं उन्होंने देखा नहीं, ना देखा ना सुना, फिर आप जजमेंट देने वाले होते कौन है? लेकिन जो कटघरे में खड़ा होकर गवाही देता है वो सबसे पहले अपने धर्म की शपथ लेता है। धर्म क्या है? गुरु है। कहता है मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसीलिए धर्म इसका कारक है। और अगर उसने झूठी गवाही दे दी तो कसूरवार बच जाएगा, बेकसूर मारा जाएगा। बड़ी जबरदस्त अलामत आएगी सब पे। और इसीलिए मैं कहता हूं, लाल किताब संविधान की बुक है, उसका अपना संविधान, वो ये कहता है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। पहला सिद्धांत लाल किताब का ये आता है। और बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, अपने आसपास के जीव जंतुओं की सेवा करें। तो यूं कारकत्व और मालिकत्व देखा जाता है। 12वां पक्का घर, 12वीं राशि अंतिम गुरु की है, मीन। उसका जो मालिक है वो तो गुरु है, मोक्ष का स्थान है ये भी। अगर गुरु बढ़िया बैठा है तो आप बढ़िया कामों पे खर्च करेंगे, धर्म कर्म पे जाएंगे और जो है और बहुत आगे बढ़ जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसका कारकत्व साथ में राहु को भी दे दिया है।
अब राहु और गुरु की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब राहु इसको कंट्रोल में लेता है, ये आपके जो है लंबी जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, बड़ा भारी जुर्माना, एक्सीडेंट वहां तक ले जाता है। तो इस तरह से कारक और जो मालिक देखे जाते हैं, ये पक्के घरों की कुंडली है जो कि पूरे शरीर के अंगों के हिसाब से चलती है। और 12वां पक्का घर आपके जो फुट आ गए, यहां तक पहुंच गया, और उसी हिसाब से इसमें देखा जाता है 5वां पक्का घर पेट भी है। तो अगर वहां कोई ग्रह खराब बैठा है, दूषित बैठा है, तो आपको कई लोग कहेंगे ना, यार मेरा पेट कभी ठीक होता ही नहीं है, है? तो वो इस तरह की चीजें आ जाती है। 7वें पक्के घर में राहु बैठ गया, सूरज बैठ गया, वो पति पत्नी का घर है भाई, उसमें सूरज तो आग का गोला है। मंगल बैठ गया, करेक्ट, तो उनके पता लगा संबंध विच्छेद हो गए। ऐसे केसेस रोज देखने में आते हैं हमें। तो इस तरह से ये डिस्क्राइब होता है। और आज की लाल किताब की देन जो है हमारे रूपचंद जी जोशी, आज से 100-150 साल पहले हुए हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। ये जनता तक उन्होंने पहुंचाया। और इसमें जो लाल किताब में जो ग्रह दूषित हैं, मैंने कहा, उनके उपाय बड़े सरल बताए गए हैं, नेचर के साथ कनेक्टेड। उससे बड़ी राहत आती है, थोड़े खर्चे में बड़ी राहत आती है। जबकि वैदिक में अगर आपको पूजाएं बता दी जाए, मंत्र जाप बताया जाए, लाखों का खर्चा है जो कि एक कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड। तो ये बड़ा भारी जो है मानवता पे परोपकार किया है रूपचंद जी जोशी ने। और उन्होंने 1939 में सबसे पहले लाल किताब के अरमान, फिर लाल किताब के फरमान, फिर लाल किताब गुटका, और 1952 में उन्होंने बृहत लाल किताब जनता के सामने डिटेल में रखी। उर्दू और अरेबिक के वो फ्रेजेस वगैरह हैं उसमें। आज की जनरेशन उसको पढ़ के एज सच नहीं समझ। सर आपने बहुत बहुत डिटेल तरीके से समझा दिया, राशि क्या होती है, कैसे घर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और लाल किताब के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया। लेकिन लाल किताब अक्सर लोग उसे बहुत अजूबा कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी छिपी हुई है जो शायद आम जनता को नहीं पता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लाल किताब में कौन सी ऐसी चीज़ जो डिफरेंट लिखी है, जो बाकी कहीं नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे अलग बनाती है, यूनिक बनाती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें डरना भी चाहिए? देखिए, लाल किताब को जो यूनिक बनाती है उसके उपाय वो ज़बरदस्त हैं। और उसमें आपके हर एक जन्मदिन पे जो प्लैनेट्स हैं पोजीशन चेंज करते हैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, विद रेफरेंस टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप। और वो चेंज होने के बाद फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। और डिफरेंट जो कम्बिनेशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और प्लैनेट्स में कोरिलेशन है कि आप वहाँ बैठे हैं तो मैं क्या असर दूंगा, आप वहाँ बैठे हैं तो मैं क्या असर दूंगा। ये यूनिक चीज़ लाल किताब में दूसरा कोई भेद नहीं खोलता। अभी मैं कंट्राडिक्शन बताऊंगा। जैसे कि आपके कुंडली में वर्ष फल में 8वें घर में शनि आ गया, या राहु आ गया, या मंगल आ गया, तो इसी तरह 6, 8वां, 12वां घर अच्छा वैदिक भी नहीं मानती और लाल किताब भी नहीं मानती। तो अगर उसमें क्रूर ग्रह आ गए तो उस साल आपका कुछ भी बड़ा नुकसान हो सकता है या बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि 8वें पक्के घर में शनि आ गया। करेक्ट। आपने सराउंडिंग में सुना होगा, इट्स वेरी कॉमन, कोई कहेगा यार एक्सीडेंट हो गया था, रॉड डल गई, 6 महीने हॉस्पिटलाइज रहा। सुने होंगे आपने केस, सराउंडिंग में सुनते हैं, एक्सीडेंट हो गया था। अब रॉड क्या है? स्टील की, शनि है, लोहा है, पहुंच गई आपके पैर में। 8वें शनि ये करवा देता है। और ज़्यादा भयंकर हो कुंडली में और भी फैक्टर हो तो कहते हैं ना एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, वो करा देता है। उसका उपाय कितना सरल बताती है लाल किताब। वर्षफल में देखा 8वें आ गया। अब शनि की जो अनाज है वो काली उड़द है, साबुत, जिसको हम यहाँ बोलते हैं अक्खी उड़द, काले रंग की। वो 8वां खाना है तो 8 यूनिट, यानी आज यूनिट क्या है 1 किलो, 8 किलो काली उड़द ले लीजिए, शुक्रवार को खरीद लीजिए, शनिवार वाले दिन नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो सिंपल, यानी 8वें खाने से आपने उसको चौथे खाने में शिफ्ट किया है। बहती हुई धारा जो नदी है वो चौथा घर है काल पुरुष की कुंडलियों में। ये वैदिक नहीं जानती है।
ये लाल किताब जान, वहाँ वो जाके फूलेंगे, मछलियाँ हैं, जल के जीव में उसको खा गए, करेक्ट। आपकी नेगेटिविटी हो गई डाइल्यूट, शनि जी चले गए, उस साल के लिए चले गए। अब शनि जी 8वें में थे, वो 8वें में उनका प्रभाव वहाँ चले गया। आपकी क्या औकात है और मेरी क्या शनि देव जी को उठा के शिफ्ट कर ना, प्रार्थना की थी ये उपाय से, उनके प्रभाव शिफ्ट होते हैं। अब वो होगा क्या, जो रॉड डलनी थी या जान जानी थी, वो एक हल्की सी मोच और ठुड्डा आके रह जाएगी, वो आपका 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं वही जानना चाह रहा था, मतलब अगर मैं सपोज करो कि व्यूअर होता तो मेरे मन में ये 2 ही सवाल आते। मतलब सबसे पहले तो मुझे जानना है कि कैसे समझता है कि मेरी कौन सी राशि है, क्या वो डेट ऑफ बर्थ से ही होता है या कोई और भी चीज़ उसमें देखी जाती है? और दूसरा, चलो अगर मुझे समझ गया कि कुछ दशा खराब है या इस साल में मेरे लिए कुछ खराब होने वाला है, तो क्या वो सारी चीज़ों को टाला जा सकता है? आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि लाइक कुछ ऐसे नुस्खे हैं। मैं और भी ऐसे थोड़े नुस्खे जानना चाहूँगा, रेमेडीज़ जानना चाहूँगा कि कैसे हमें अगर समझ जाता है कि कुछ चीज़ हमारे साथ खराब होने वाली है तो उसे कैसे टाला जाए? देखो, लाल किताब के कुछ जनरल उपाय हैं जो कि आपकी लाइफ को अच्छा करते हैं। वो कुछ उपाय ऐसे हैं, अगर गलत हो जाए नुकसान भी करते हैं, पर जो मैं बता रहा हूँ वो फुल प्रूफ हैं, सबको लाभ करेंगे। जैसे मैंने कहा, आप सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, इंस्टेंट गेन कर जाएंगे। बाउंस बैक बुरा, बहुत बुरा होगा, चाहे फिर वो विजय माल्या हो या जो है मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो या चंदा कोचर हो, बचेंगे नहीं आप। ये मैं करंट एग्जांपल दे रहा हूँ जो ऑन गोइंग है। करेक्ट। बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, और आसपास के जीव जंतु, कुत्ता है, कौवा है, पक्षी हैं, गाय है, बंदर हैं, इनकी सेवा कीजिए। मीन्स टाइम टू टाइम इनको फीड कीजिए, और अपनी थाली में से पहली रोटी रोज निकाल दें, गौग्रास के नाम पे आधी गाय को दें, आधी कौवे को दें, उससे आधी जो है आधी बाकी जो है कौवे और कुत्ते को दे दें। आटा चीनी मिक्स करके, पीपल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे डालिए, चींटियाँ खाएंगे, वो पताल लोग से आते हैं। आपके आसपास अगर कोई तालाब है तो वहाँ शनिवार को आटे की गोलियां डालिए, मछलियों को खिलाइए। लाइफ आपकी स्मूथ होती चली जाएगी। प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए तांबे के लोटे से। डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए, सैफरन बहुत पावरफुल हर्ब है, लाइफ लॉन्ग यहाँ लगेगी, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। यहाँ ये आज्ञा चक्र है, आपके जो गुरु को और आज्ञा जो चक्र है उसको एक्टिवेट करेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। वाणी पे जो है, आपकी वाणी में निखार आएगा, वाणी प्रभावशाली होगी, लोग आपको सुनने लगे, पता आपका वायरल हो गया, आपको 5-10 मिलियन लोग देख गए। होता है। यहाँ नाभि जो है बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ लग रहा है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, पूरी बॉडी को कंट्रोल है। ये छोटे छोटे उपाय करने से आपकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी। दूसरा, देयर इज नो हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई मुकाबला नहीं है, वो आपको करना है, जिस क्षेत्र में भी आप हो उसमें करते रहना है। माता पिता का जरूर सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। उनको अगर आपने डिसोबे कर दिया तो आपको कोई उपाय नहीं काम करने वाला। एंड यू शुड हैव डिसिप्लिन्ड लाइफ। इफ यू हैव डिसिप्लिन, life will give you decency and dignity. If you take it in a casual way, you are bound to get casualty. Choice is yours. अमेजिंग अमेजिंग सर। फिर भी मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरी राशि कैसे चेक कर सकते हैं और क्या चीज़ों को टाला जा सकता है? देखिए, राशि जो है मैंने पहले ही डिफाइन किया कि जिस मोमेंट पे जन्म हुआ, इस होराइजन में जो लगन था, जो राशि उदित हो रही थी, वो लगन कहलाती है। हो सकता है कि जो लगन उदित हो रहा हो 24 घंटे में 2 घंटे चंद्रमा भी वही मिलेगा, तो 24 घंटे में 2 घंटे ऐसा होता है लगन और राशि सेम हो जाती है। और अदरवाइज जिस राशि में चंद्रमा उसमें मूव कर रहा है वो आपकी राशि होगी, वो आपको अपने हॉरोस्कोप बनवा के ही पता लगेगी। और या अगर आप लोगों को पंचांग देखने आती है तो जिस परिवार में बच्चा पैदा हो उस दिन की पंचांग देख लें, पता लग जाएगा कि राशि क्या है। लेकिन जो ये वेस्टर्न चलती है इस डेट से इस डेट तक, ये उसको हम बिल्कुल नहीं मानते, वो मैक्रो है और उससे हमें वो इंटरप्रिटेशन मिल ही नहीं सकती जो वैदिक और लाल किताब को कंबाइन करके मिलती है। एक अद्भुत ज्योति
उत्पन्न होती है और अल्टीमेट गाइडेंस हमें मिलती है। ग्रेट सर, हमारे डिस्कशन में हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में और लाल किताब के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख ली। मुझे जानना है सर, ये दोनों चीज़ें साथ में तो होती है, आप कर ही रहे हो, लेकिन दोनों किस किस जगह पर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, अलग करते हैं? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका कि लाल किताब जो है ना को रिलेशंस पे बहुत काम करती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नवम घर में अगर गुरु बैठा है, कर्क का, धनु का, मीन का, तो वो अद्भुत उसकी लाइफ होगी, बहुत स्पिरिचुअल होगा, उसको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत भाग्यशाली होगा, धर्मात्मा होगा, प्रवचन करने वाला, मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ा ज्योतिषी, प्रोफेसर हो सकता है, क्योंकि गुरु के प्रभाव बहुत अच्छे हैं। ये वैदिक भी एग्री करती है, यहाँ दोनों एग्री करते हैं। एट द सेम टाइम गुरु नवम में है, मान लीजिए कर्क का गुरु नवम भाव में उच्च का, और एकादश भाव में राहु बैठा है, कन्या राशि हो गई, यानी ये कुंडली वृश्चिक लगन की है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो एकादश में जब राहु बैठ गया, कन्या राशि का गुरु राहु बहुत पावरफुल होता है, जैसे कर्क का गुरु पावरफुल है, कन्या राशि का राहु बहुत पावरफुल है। तो लोग वैदिक की दृष्टि से देखा, क्या बात है, गजब का गुरु है, गजब का राहु है, ये तो खूब प्रोग्रेस करेगा। राहु 11वें में पॉलिटिक्स में भी ले जा सकता है, लेकिन जब देखते हैं फल ऐसे मिल ही नहीं रहे, स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रही बंदे की। नवम भाव में कर्क राशि का गुरु, 11वें में राहु कन्या का। लाल किताब ये कहती है कि अगर 11वें भाव में गुरु बैठा है तो राहु बर्बाद, और 11वें भाव में अगर राहु बैठा है तो गुरु बर्बाद। यानी जब हम अलग अलग देख रहे थे वैदिक की दृष्टि से बहुत बढ़िया फल मिल रहे थे, मिलने चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहे थे। जब हमने वहाँ अप्लाई की लाल किताब की, 11वें में जब राहु बैठ गया तो गुरु तो बर्बाद हो गया, यानी गुरु अपने अच्छे फल दे ही नहीं पाएगा। ये कोरिलेशन है। उसी तरह एक और कोरिलेशन है कि अगर एक दूसरे से अष्टम भाव में ग्रह बैठे हों, षडाष्टक, तो बुरा फल देते हैं। मान लीजिए कि लगन में सूर्य बैठा है और अष्टम में मंगल बैठा है, तो ये एक दूसरे से षडाष्टक हो गए, यानी सूरज से मंगल 8वें घर में और मंगल से सूरज 6ठे घर में। और मैंने बताया 6ठा घर ऋण रोग शत्रु का है, 8वां मृत्यु का है, ये उनमें कोरिलेशन आ गया। अब ये बहुत खराब करेगा, लेकिन आगे एक और बात करते हैं। इन दोनों का कोई मित्र, मंगल और सूरज का कोई मित्र जो है, अगर 11वें भाव में बैठ गया, मान लीजिए गुरु बैठ गया, अब ये एक ताकतवर घोड़े की तरह होगा। लगन शरीर है, 8वां घर उसकी आंखें हैं, 11वां उसके पैर है, तीनों जगह मित्र ग्रह बैठ गए। अब वो कंडीशन वहां नहीं लगेगी, वो मैराथन जीतने वाला घोड़ा होगा, लाइफ में हर जगह सक्सेस पाएगा। तो इस तरह से जो कोरिलेशन आता है, अब 11वें में हमने गुरु बैठा दिया, यानी कुंडली में कहीं भी राहु बैठा हुआ होगा उस टाइम, राहु तो बर्बाद हो गया। करेक्ट, क्योंकि ये कोरिलेशन मैंने अभी समझाया भी। उसी तरह अगर 11वें घर में केतु बैठ गया तो चंद्रमा बर्बाद, और अगर 11वें घर में चंद्रमा बैठ गया तो केतु बर्बाद। ये मुझे भी बड़ी मिस्ट्री लगती थी। अभी पिछले 1 साल पहले की बात है कि ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए से कोई लेडी बहुत परेशान थी, उसने मुझे संपर्क किया अपने बेटे के लिए। बेटा 32-33 साल का, उसको उन्होंने मेडिकल करवाया। तो उनकी समस्या क्या थी, बेटा जो है माँ को पहचानने से मना कर दिया। वो बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, डॉक्टर हो गया, किसी क्रिश्चियन लड़की से हिंदू उस लड़के ने शादी कर ली, और माँ मिलने जाती कि मैं नहीं जानता तू कौन है। उसकी कुंडली में, लड़के की माँ की कुंडली में जो है केतु 11वें बैठा था, तो माँ तो बर्बाद हो गई। यानी बर्बादी कहाँ तक, मतलब एक ले जा सकती मैं है। आपको अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो लाल किताब यूं बोलती है। और इसी तरह से जो मैंने लाल किताब और वैदिक अप्लाई करके ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की थी, वो सटीक निकली। अमेजिंग। ये मैंने भी आपका वो वीडियो देखा था, आपने ट्रंप आने वाले उसके पहले ही आपने प्रेडिक्ट कर लिया था। सर, ये सारी चीज़ें अगर पहले से प्रेडिक्ट हो सकती है, तो एक आम जनता का भी एक सवाल रहता है। हम बहुत सारी जगह पर हमारी कुंडलियाँ मैच करते हैं, राशि मैच करते हैं। जैसे इंडिया में एक पॉपुलर चीज़ होती है, जब भी शादी करते हैं तो 2 जन साथ में आते हैं तो उनकी
कुंडलियाँ देखी जाती है, राशि देखी जाती है, सारी चीज़ों को मैच किया जाता है। लेकिन फिर भी आज इंडिया में इतने ज़्यादा डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। हाँ, वो अष्टकूट कुंडली मिलान कहा जाता है। उसमें जो लड़के लड़की की नाड़ी है, जो उसमें उसका भकूट है, गन है, योनि है और जो तारा है, ये सब चीज़ें 8 चीज़ें होती हैं। पहले का 1 नंबर होता है, 2, 3, 4 यूँ 8, 1 से लेके 8 तक उनको जोड़ें तो 36 हो जाते हैं। 36 हो ये जाते 36 गुण कहलाते हैं। उसमें से कितने मिलते हैं? तो मेन जो होता है नाड़ी, भकूट और गन होता है। ये तीनों मिला के 6, 7, 13 और 8, 21 मार्क्स तो इसी के हो जाते हैं। और ये मिल जाए बहुत अच्छा है। और आगे के भी मतलब 26-27 पॉइंट तो मिले। होता क्यों है? पहले भी संसार चल रहा था, इतने डाइवोर्स नहीं होते थे। आजकल कारण क्या है कि सोशल डिसइंटीग्रेशन हो गया है। पहले समाज बंधा हुआ था कि एक दूसरे की बात मानी जाती थी। अब सारा कुछ इंडिविजुअल पे आ गया। मैं इसमें भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब सतयुग था तो जो बुराई थी ना, वो हिरण्य था, उसका सरनेम कश्यप था। सतयुग में हिरण्य 4 लेटर हुए। जब त्रेता आया तो उसमें जो दुष्टता और बुराई थी, रावण 3 लेटर। जब द्वापर आया भगवान कृष्ण का तो उसमें जो दुष्टता और बुराई थी, कंस 2 लेटर पे आ गया। अब हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, तो अब सिर्फ जो रह गया मैं। और ये सारी समस्याएं जो दुनिया में है उसकी जड़ है मैं। सिंगल दुष्टता, हर एक में दुष्टता आ गई, मैं रह गया है, बाकी सब गया। तो पति पत्नी तो हम होते हैं, उनमें भी मैं आ गई है। और पहले क्या होता था, माता पिता परिवार चलता था, ताऊ चाचा नाना नानी भुआ, कहीं कुछ समस्या आ रही, किसी ने आके समझा दिया, नहीं देखो हमारी भुआ जी कह गई हैं, हमें तो उनकी बात रखनी है। हमारे ताऊ जी कह गए, हमें उनकी बात रखनी है। हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होता। आज ये चीज़ खत्म होगी। मैंने कहा ना, मैं पे आ गई है करेक्ट कलयुग में। यही सबसे बड़ा जो है कारण है तलाक का। बाकी ग्रह ठीक है, 7वें घर में मैंने कहा मंगल, सूरज, राहु, केतु, शनि अगर आ गए हैं तो उनकी वजह से विच्छेद होता है। ये विच्छेद कारक है। अगर शादी से पहले आपने चेक करवा लिया है तो लाल किताब उसके लिए भी उपाय देती है, लेकिन कर्म तो आपके हैं। उपाय तो हमने बता दिया, वो कैटालिटिक का काम करेंगे, पर आप ही ने सोच लिया हमें साथ रहना ही नहीं है, तो फिर तो तो भाई आपके उपाय कैसे काम। पहले तो मन में होना चाहिए, यस हमें जिंदगी साथ बितानी है, मिलके रहना है, परिवार चलाना है, तो उपाय भी काम कर जाएंगे। भाई जो आपका मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी सोच है, वो आपको बहुत प्रभावित करती है। और आगे आने वाले जो संकट है, समस्याएं हैं, अगर हम कुछ उपाय प्रॉपर कर लेते हैं गाइडेंस लेके, तो वो अगर 100% नहीं गायब हो सकती, कुछ हद तक रिड्यूस हो सकती हैं, तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। भाई मैं मानता ही नहीं इस चीज़ में, तो फिर तो ठीक है, करेक्ट चलने दो। करेक्ट सर। अभी हमने बात में एक टॉपिक आपने बताया कि मैनिफेस्टेशन, ये बहुत पावरफुल वर्ड है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी सुना हुआ है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। किसी का वो शनि का 7.5 ही चल रहा है, कुछ समय खराब चलता है, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? और अगर उस समय में वो मैनिफेस्ट करता है कोई चीज़, मतलब मैनिफेस्टेशन में तो ऑब्वियसली वो अपने सपने, अपने ड्रीम्स जो हासिल करना चाहता है या कर चुका है, उस तरीके से वो मैनिफेस्ट करता है, तो क्या इस समय में भी वो मैनिफेस्टेशन काम करता है? मैनिफेस्टेशन आपका दृढ़ निश्चय है, आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे साथ हो, ये है। यस। और आपकी अगर 7.5 चल रही है, पहले तो ये बता दूं 7.5 होती क्या है? ये लोगों को बड़ा भ्रम है। 7.5 होती है, एक चतुर्थ ढैया होती है, एक अष्टम ढैया होती है। तो आपकी जो राशि है, उस राशि से जब क्योंकि हर प्लेनेट घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, और शनि देव जी एक राशि में 2.5 ईयर, 2.5 साल लगाते हैं। तो जो आपकी राशि है उससे अगर 12वें घर पे आ गए, 12th पोजीशन पे, तो आपकी 7.5 शुरू हो गई। तो उसका फर्स्ट फेज होगा चढ़ता हुआ, तो वो 2.5 साल। फिर आपका चंद्रमा मान लीजिए सिंह राशि है,
तो शनिदेव जी से पहले जो कर्क में आए 12वें घर में होंगे, फिर सिंह के ऊपर आपके चंद्रमा के ऊपर आ गए तो आपकी छाती के ऊपर आ गए। ठीक है, ये चढ़ती और ये जो पहले चढ़ती थी ये छाती के ऊपर, तो ये साढ़े सती का सेकंड फेज। तो 2.5 साल पहले गए, 2.5 अब जाएंगे। फिर वो आपकी राशि जैसे हमने मानी सिंह, तो कन्या में जाएंगे तो उतरती साढ़े सती, 2.5 साल वो, तो 2.5 7.5 ये हुई साढ़े सती। अब शनिदेव जी कर्मफल दाता हैं, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं। साढ़े सती शुरू होना आपके कर्मफल यानी आपके कर्मों की फाइल खुल गई, ईडी आपके पेपर फाइलें ले गई और खोल के पढ़ना शुरू कर दिया उसने, जो आजकल होता है। मैं आज की भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अब ईडी जैसे जैसे पढ़ती जाएगी उसको जो प्रूफ मिलते जाएंगे वो एक्शन लेता जाएगा और आपको सम्मन किया जाएगा। बिल्कुल वही है, शनिदेव जी के दरबार में आपके कर्मों की फाइल खुल गई साढ़े सती। अब आप उस पीरियड में अगर आप जाके प्लीड करते हैं, भाई आप अपना केस प्लीड करेंगे तभी तो उनको पता लगेगा क्या सच है क्या झूठ है। True. और पता लगा 3 बार कोर्ट से सम्मन आ गए, आप नहीं अपीयर हो तो पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी, अंदर डाल देगी। बहुत ऐसे केस सुनते हैं, दिल्ली में भी हुए। तो आप प्लीड कैसे करना है साढ़े सती में? हनुमान चालीसा पढ़िए। आप वकील अंगेज करते हैं ना, साढ़े सती के सबसे बड़े वकील जो हैं, जो अधिवक्ता हैं, लायर हैं, हनुमान जी हैं। उनको प्रे कीजिए, वो आपके लिए आगे शनिदेव जी से प्लीड करेंगे। कोर्ट में आप वकील होता है ना आपका, वो आपके वकील हैं, आपको बचा लेंगे। पर आप उनको संपर्क करके हायर करें, मतलब उनकी प्रार्थना करें। रोज हनुमान चालीसा पढ़िए, हफ्ते में एक बार सुंदरकांड पढ़िए। फिर शनिदेव जी कहते हैं गरीबों की सेवा करो, जो दुखी हैं, गरीब है, जो खास करके हाथ से काम करते हैं, मजदूर हैं, उन लोगों की सेवा, मतलब उनको जरूरत की कुछ चीज़ें दीजिए, भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, जो आपकी श्रद्धा है। लोहे की चीज़ें दीजिए, उड़द दीजिए, सरसों का तेल, जो शनि की चीज़ें। अब ये अगर आप करते हैं, और ये समय ऐसा होता है जब आपको त्रिनेत्र खुलता है, आप दुनिया की सच्चाई आपके सामने आती है साढ़े सती में। कौन आपका अपना है, कौन पराया, पता लगा। आप किसी को जिंदगी भर अपना समझ रहे हैं, वो आपको यूज कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, वो आपकी सच्चाई आपको पता लगेगी। और उस दौरान जितनी आप भक्ति करेंगे आप उतने सुरक्षित रहेंगे और उतना आपके जो अंतरात्मा जाग उठेगी। तो ये इस तरह से आप शनि की ढैया हो, साढ़े सती हो, उससे पार लग सकते हैं। सर बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप ये सारी चीज़ें समझा रहे हो, और आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं हर किसी को इससे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिलती रहेगी। आपका सबसे मेजर लर्निंग क्या है मुझे कमेंट में बताइएगा। और अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप समझ गए हो कि सर की नॉलेज इस फील्ड में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। शायद ये पॉडकास्ट के पहले, डिस्कशन के पहले मैं एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब को कुछ अलग तरीके से देख रहा था, थोड़ा स्पेकुलेटिव तरीके से, लेकिन आज मुझे समझ रहा है कि नहीं यार, देयर इज साइंस बिहाइंड इट और सारी चीज़ें कैलकुलेटेड है, और इसी वजह से इस डायरेक्शन में सारी चीज़ें मूव हो रही है। सो यस, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लर्निंग था। आप लोगों के लिए क्या लर्निंग था मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सर को फिर से बुलाऊँ, फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करें, तो मुझे कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। सर मैं चाहता हूँ कि अगर हम मैक्सिमम लोगों का मिनिमम एक टारगेट रखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 से ज़्यादा कमेंट आती है पार्ट 2 लिखकर, तो हम श्योर एक दूसरा पार्ट करेंगे और ज़्यादा डिस्कशन इसको आगे बढ़ाएंगे। अवश्य। ग्रेट सर, एक कुछ लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ किसी के साथ शेयर करना चाहो तो। देखिए, मैंने ड्यूरिंग द पॉडकास्ट भी कहा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड वी शुड बी रिमेन कमिटेड टू आवर नेशन एंड वी शुड हैव डिसिप्लिन्ड लाइफ। इफ यू हैव डिसिप्लिन्ड life will give you decency and dignity. And if you take it in a casual way, you are bound to get casualty. Choice is yours, but also life is also yours. Remember it. और जो मैंने छोटे छोटे लाल किताब के जनरल उपाय वो आप करते रहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जीवन की दशा और दिशा अच्छी होने लग गई है। Amazing. थैंक यू सो मच सर, इट वॉज रियली अ ग्रेट डिस्कशन विद यू। थैंक यू। मैं कोशिश करूँगा फिर से मैं तो चाहूँगा कि जैसे ही पॉडकास्ट हमारा रिलीज़ हो, विद इन 1 मंथ आपके साथ सेकेंड पार्ट करने का हमें मौका मिले।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। Thank you. और इस समय जो विश्व में चल रहा है, हम हमेशा यही कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम।